कर लेते हैं। पेशेंट है, उसको CLD है, ठीक है, एंड स्टेज लिवर डिजीज है, और उसकी हिप फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, बोले शाबाश। सर पहले तो जो है ना, ये क्रोनिक लिवर डिजीज का पेशेंट है ना, तो जो हमारे एनेस्थेटिक कंसर्न्स होंगे वो लिवर डिजीज से हम इसके ना स्टार्ट करेंगे। जिस तरह हम इसमें जो है ना, पहले CLD है तो इसमें एसाइटिस वगैरह भी डेवलप हो सकती है। फिर जो हमारे स्टार्लिंग फोर्टिस एल्ब्यूमिन जो है वो भी डिक्रीज हो सकती है, एडिमा प्रेजेंट हो सकता है। अब एसाइटिस की वजह से हमारी जो FRC है वो भी डिक्रीज हो सकती है। फिर इसके साथ जो है एस्पिरेशन का रिस्क भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट फुल स्टमक कंसीडर होगा। और इसके साथ जो है सर, हमारा जो डिफरेंट जो मेडिसिन है उसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो भी इम्पेयर होंगी। तो हमारे जो एनेस्थेटिक कंसर्न्स है ना वो इंक्रीज हो जाएंगे, और मोर्टेलिटी रिस्क भी जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी। ठीक है। अच्छा, साथ ब्लीडिंग रिस्क भी होगा ना इसके, PTI रेंज हो सकता है, ब्लीडिंग रिस्क होगा। अब इस आंसर को थोड़ा सा कोई इम्प्रूव करेगा। ये ईशा कौन है और दानिश इम्तियाज आपका FCPS का है या MCPS का है? सर दानिश मैं बात कर रहा हूँ सर, मेरा FCPS का सर। जी, आपसे यही सवाल है। 55 साल का पेशेंट है, एंड स्टेज लिवर डिजीज का, उसका हिप फ्रैक्चर हो गया है, तो सर्जन ने उसकी सर्जरी करनी है। तो आपके दिमाग के अंदर क्या क्या कंसर्न्स होंगे कि जिनको आपको टैकल करना है? क्या क्या इस पेशेंट में प्रॉब्लम्स होंगी? जी सर, I will divide my concerns or classify my concerns into the cardiovascular, respiratory, hematological, and airway. अच्छा, starting with the cardiovascular concerns, we know that in patients who have end-stage liver disease have fluid overload because of increased water resorption, along with hyponatremia. और these patients also have increased cardiac output. Among the respiratory concerns include hypoxemia because of the increased lung water, and pleural effusions and pulmonary edema due to decreased plasma oncotic pressure because of the decreased synthesis of albumin by the because of the chronic liver disease. अच्छा, मैं आपको सॉरी, अब आपको मुझे टोकना पड़ेगा। आपने मेरे सवाल को समझा? मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? हाँ जी सर, आपने पूछा कि व्हाट आर द एनेस्थीसिया कंसर्न्स इन एन एंड स्टेज लिवर। आप मुझे ये बताएं कि जो आप ये बता रहे हैं, ये तो आप मुझे एंड स्टेज लिवर डिजीज पढ़ा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? देखिए, प्रैक्टिकली जो होता है, जो भी चेंज होती है, उसका आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप उस प्रॉब्लम को आपको 1 2 3 4 5 करके बताना होगा ना। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब अब आप इसको सोचो। दूसरी बात ये कि इसके अंदर खाली एंड स्टेज लिवर डिजीज नहीं है, ये हिप फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है। हाँ जी। अब आपने उन दोनों चीजों को कंबाइन करना है, और तीसरी चीज उसकी एज रिलेटेड है और उसको कोई कोमॉर्बिडिटीज है, ठीक है। तो आप इसके अब आंसर को थोड़ा सा आप इंप्रूव इस तरह करेंगे कि अब आप ये चीज कि आप यू विल बी इवेलुएटिंग द रिस्क ऑफ द एक्सटेंट ऑफ end stage liver disease on the basis of history, examination and investigation. ठीक है, history, examination and investigations, and you will be classify according to Child-Pugh score कि ये Child-Pugh A है, Child-Pugh B है, Child-Pugh C है, ठीक है। ठीक हो गया। और उसके साथ आपके जो चैलेंजेस हैं वो ये हैं कि जो एंड स्टेज लिवर डिजीज है उसमें मल्टी सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट है, उसके अंदर कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स भी हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हैं, जो सिंथेटिक फंक्शन है लिवर का वो भी कम हो रहा है, हाइपोएल्बुमिनीमिया है,
हेमाटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, हेपेटोरीनल सिंड्रोम होने का खतरा है, पेशेंट कार्डियोवैस्कुलर ओवरलोड में है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, तो ये सारी चीजें आपके एनेस्थीसिया के मैनेजमेंट को चैलेंजिंग बना देंगे, ठीक है। ऑन टॉप हो ऑफ गया। दैट हिप फ्रैक्चर है, तो हिप फ्रैक्चर की वजह से पेशेंट को सीवियर पेन हो सकती है, पेशेंट ब्लीडिंग होगी, ज्यादा ब्लीडिंग के ज्यादा चांसेस होंगे, ठीक है, और ये पेशेंट बहुत हाई रिस्क है, ठीक है, कि नॉट ओनली, अच्छा फिर उसके बाद ये कि नॉट एवरी पेशेंट विद एंड स्टेज लिवर डिजीज विल बी इन सेम पिक्चर, ठीक है। तो आपने उसको पहले बताया कि भाई स्ट्रेटिफाई में करूंगा कि ये ए है, बी है, सी है, और अगर वो सी में है तो आप उसको बी में पुश करेंगे, बी है तो उसको ए में पुश करेंगे, आप उसमें सर्जन के साथ डिस्कस करेंगे हाउ मच टाइम यू हैव, इमीडिएटली यू कैन हैव सम करेक्शंस, आप उसको आप उसकी ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स उसका अरेंज करेंगे, आप उसकी जो है वो एल्बुमिन उसको दे सकते हैं, आप उसको FFPs दे सकते हैं उसकी जो है वो उसकी जो कोagulation को करेक्शन करने के लिए, ठीक है। और एट द सेम टाइम अगर उसकी बहुत ज्यादा मैसिव एसाइटिस है तो आप उसकी एसाइटिस को ड्रेन करके आप उसको रिप्लेसमेंट फ्लूइड दे सकते हैं ताकि उसका आउटकम इंप्रूव हो जाए, ठीक है। क्योंकि अब इस पेशेंट के अंदर ना आप एपिड्यूरल लगा सकते हैं ना आप स्पाइनल लगा सकते हैं, वो रिस्की होगा, ठीक है। उसके अंदर अगर आप उसके कोagulation को करेक्ट करके आप उसको ये डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आपने उसकी कोagulation को करेक्ट कर दिया है और कोagulation को करेक्ट करके आप उसको सिंगल शॉट स्पाइनल लगा सकते हैं, लेकिन इट विल स्टिल बी रिस्क वर्सेस बेनिफिट, ठीक है। यानी कि ये एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होगा, नॉट ऑल एंड स्टेज लिवर डिजीज पेशेंट विल बी अलाइक, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि जो आप जवाब दे रहे थे, क्या आप वो 3 मिनट में आप अपनी वो कहानी पूरी मुकम्मल कर सकते हो? नहीं सर, वो तो पैथोफिजियोलॉजी तो बहुत लंबी है, ठीक है। वो जो उन्होंने पूछना होगा ना वो आपसे पूछ लेंगे। जैसे अब आप इसको सोचो कि आपने ऐसे अगर कोई इन्फेक्शन है आप उसको एंटीबायोटिक दे देंगे, अगर आपने उसकी जो है वेसाइटिस को आपने ड्रेन कर दिया, एल्बुमिन आपने करेक्ट कर दी, आपने उसको जो है वो उसकी जो है एनजी ट्यूब डाल दिया आपने, और आपने उसका जो यानी कि वो फैक्टर्स को आपने अवॉइड करना है इंट्राऑपरेटिवली, आपका जो एम्स होंगे वो ये होंगे कि आप उसका पेशेंट को एनकेफेलोपैथी में ना जाने दें, पेशेंट की ब्लीडिंग ना होने दें, ठीक है। ये आपको ब्रेकिंग सेंटेंस में आपने उसका बता दिया। आगे अब आप जब आप देखो, जब आपको ये पता लग गया कि इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, तो आप टू द पॉइंट रहोगे। या इसमें आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट हाइपोक्सिक हो सकता है, पेशेंट को अगर आपने फ्लूइड आपने इसको हाइपोवोलीमिया की वजह से पेशेंट हिपैटोरीनल सिंड्रोम में जा सकता है, ठीक है, ब्लीडिंग हो सकती है, ये सारी बातें होंगी। अब आगे वो आपसे जो पूछना चाहेंगे वो आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। जीशान इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे आप? नहीं सर, इसी तरह ही है। अगर वो जीए वर्सेस रीजनल का ही है कि अगर वो कोएगुलोपैथी वगैरह नहीं है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है, तो हम रीजनल की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जीए में फिर हमें ड्रग्स की भी वो देखना होगा कि कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं, कौन सी नहीं दे सकते। तो दोनों के मतलब तो अपने अपने रिस्क हाँ एंड जी, वो होते हैं। बाकी है कि आप इसमें ऐसी मेडिकेशंस कि जिनका लिवर से मेटाबॉलिज्म है आप उनको अवॉइड करेंगे, ठीक है। आप उसको इसके अंदर सिसएट्राक्यूरियम यूज करेंगे, ठीक है। एक मिनट प्लीज। ओके ओके, ठीक है। तो अच्छा, दूसरे इसमें जो ऑर्थोपेडिक के होते हैं ना पेशेंट, तो ये ऑर्थोपेडिक के रेफरेंस से आपने ये बताना है कि इस पेशेंट को पेन हो सकती है, ये पेशेंट बेड रिडन हो सकता है, इस पेशेंट में एम्बोलिज्म का रिस्क होगा, ठीक है। और इसके अंदर इवन रीजनल के अंदर आपको पोजीशनिंग एक प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो रीजनल के अंदर आप अगर बताएंगे तो आप उसमें कह सकते हैं कि इसको फेशियल एलिया का ब्लॉक लगा के, या एक रिसेंटली जो है एक टैंग ब्लॉक होता है वो, आई नॉट श्योर, क्योंकि किसी ने बताया था एग्जाम में, यहाँ पे किसी से पूछा था ये कि आजकल एक नया ब्लॉक आया है, वो एनेस्थीसिया ट्यूटोरियल ऑफ द वीक में है, तो आप उसको देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो वो एक है जो पोजीशनिंग हिप फ्रैक्चर के अंदर पोजीशनिंग के लिए वो ब्लॉक लगाया जाता है, कुछ पेरिकॉप्सुलर नर्व ग्रुप ब्लॉक, ठीक है, पैंग ब्लॉक। इसका ट्यूटोरियल मौजूद है 478 या 477, अभी लेटेस्ट ही आया है कुछ अर्सा पहले ना। तो वो आप उसके बारे में बता सकते हैं। बाकी देखें, ज़हन में रखें कि हर पेशेंट के अंदर इंडक्शन है, मेंटेनेंस है, मॉनिटरिंग है, फ्लूइड है, पीओएनवी का रिस्क है, एयरवे मैनेजमेंट का रिस्क है, पोजीशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ये हर पेशेंट के अंदर है। तो आप अपने आप को सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर अपने दिमाग को ट्यून करें इस तरह, और बोलने की भी यकीन करो, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, पढ़ाई धड़ी की धरी रह जाएगी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है। तो
ये पहला सिनेरियो है। दूसरा जो था वो जो मैंने उस वक्त भेजा था वो भी कर लेते हैं। वो बोलने की कोशिश करेंगे ईशा कौन है डॉक्टर, ये क्योंकि देखें आप अगर बोलेंगी या बोलेंगे तो फायदा होगा। ये ईशा कौन है? ईशा, आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू। एनीवेज, अगर नहीं बोलना चाहते तो मैं क्या करूं। हारिस, आप सवाल का जवाब देने की कोशिश करें या कौन देगा? वॉलंटियर करें। अब आप बताओगे, कौन बताएगा? सर वो सवाल सर, ये रीशेयर कर सकते हैं? एक्चुअली मैंने ग्रुप लेट ज्वाइन किया था तो वो शायद वो मुझे मिला नहीं है। जो नो सेकंड प्रॉब्लम। सिनेरियो की आप बात कर रहे हैं ना। मैं आपको, क्योंकि आज रेस्पिरेटरी सिस्टम था तो एक पेशेंट है सीओपीडी का, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग केस में भी आ सकता है, टेबल वाइवे में भी आ सकता है। तो आपकी बेसिक पैथोलॉजी ज़हन में रखें कि एक पेशेंट है सीओपीडी का, उस पेशेंट की जो है वो अपर लिम्ब का फ्रैक्चर हो गया है, ह्यूमरस फ्रैक्चर हो गई है, ठीक है। उसका सीओपीडी का पेशेंट है, उसका ह्यूमरस फ्रैक्चर है। अब आपने उसको एनेस्थीसिया देना है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर डिफरेंट चॉइसेस ऑफ एनेस्थीसिया इन दिस पेशेंट? सर choices can be regional or general anesthesia. कौन सा ब्लॉक लगाएंगे ह्यूमरस फ्रैक्चर? सर मिड ह्यूमरस का फ्रैक्चर है सर। जी जी। सर सुप्राक्लेविकुलर ब्लॉक भी लगा सकते हैं, फ्रेनिक नर्व ब्लॉक भी लगा सकते हैं, बट कीपिंग इन माइंड कि फ्रेनिक इंटरस्केलिन एंड सुप्राक्लेविकुलर। Sir, axillary block will be. ह्यूमरस के फ्रैक्चर में एक्सिलरी से ज्यादा बेहतर सुप्राक्लेविकुलर है, लेकिन क्या इस पेशेंट के अंदर सुप्राक्लेविकुलर ब्लॉक सेफ है? Due सर to क्योंकि COPD. निमोथोरिक्स का रिस्क होता है सुप्राक्लेविकुलर ब्लॉक के साथ, तो एज अ पेशेंट इज ऑलरेडी हैज सीओपीडी, सो निमोथोरिक्स सिर्फ कैन लीड टू न्यूमोथोरैक्स का रिस्क होता है? रेस्पिरेटरी। सिर्फ न्यूमोथोरैक्स का सर नहीं, रिस्क उसके होता है? अलावा फ्रेनिक फ्रेनिक नर्व नर्व ब्लॉक का भी रिस्क होता है। जी, फ्रेनिक नर्व ब्लॉक का भी रिस्क होता है। फ्रेनिक नर्व इसमें तकरीबन ब्लॉक 100% हो जाएगी, चाहे आप जितनी भी स्पेयरिंग करने की कोशिश करें सुप्राक्लेविकुलर में भी, और उससे भी ज्यादा चांसेस इंटरस्कैलिनी में, ठीक है। तो क्या इसकी वजह से प्रॉब्लम होगी फ्रेनिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट से? जी सर होगी प्रॉब्लम सर। क्या प्रॉब्लम होगी? सर इप्सिलैटरल डायफ्राम मूवमेंट्स जब इम्पेयर्ड हो जाएंगी तो as a patient already has a compromised respiratory system, so this will lead to hypoxemia and hypercarbia. सही नहीं, ये इससे बेहतर आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो आप बिल्कुल वही लफ्ज बोल रहे हैं जो किताब में लिखा हुआ है, और ये इस सीओपीडी के रेफरेंस से ये आंसर ठीक नहीं है। ट्राई टू इम्प्रूव द आंसर। सर फिर हम इसमें ये बता failure- सकते हैं जो प्राइमरी प्रॉब्लम है वो तो यही है ना कि इप्सिलैटरल डायफ्राम की मूवमेंट जब इम्पेयर्ड होगी तो दैट कैन लीड टू नहीं, रेस्पिरेटरी मुझे डिस्ट्रेस। मेरी बात सुनो, एक नॉर्मल पेशेंट है, उसकी भी हम फ्रेनिक नर्व ब्लॉक Sir, कर रहे हैं उसको। patient might depend on accessory muscles of for वेरी गुड, ये respiration. आंसर है, ये आंसर That's है, why we will avoid ये आंसर है phrenic nerve सर। blockage क्योंकि नॉर्मल पेशेंट के because अंदर it may paralyzed. मतलब बेसिकली बात ये है कि एक ऐसा पेशेंट जिसको सीओपीडी है, वो उसके बजाय अगर नॉर्मल पेशेंट है, उसकी अगर एक साइड की फ्रेनिक नर्व की प्रॉब्लम भी हो जाती है तो इतना मसला नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा पेशेंट की जो डिपेंडेंट है, तो उसके अंदर अगर आप डायफ्राम को ब्लॉक कर देंगे ना, तो उसके बाद उसकी वेंटिलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी, पेशेंट विल बी एक्सट्रीमली डिस्निक, ठीक है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि सीओपीडी के पेशेंट के अंदर आपने पेशेंट को एवेलुएट करना है कि क्या पेशेंट लाई फ्लैट कर सकता है, मतलब लाइक ये कि पेशेंट बेड के ऊपर सीधा लेट सकता है, ठीक है। तो दैट विल बी अ बिग बिग प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आपने इस पेशेंट को 2 घंटे की या 2.5 घंटे की सर्जरी है, तो पेशेंट को आप स्ट्रेट कैसे लिटाएंगे? सर सीओपीडी का पेशेंट में सबसे पहले तो हम वॉर्ड क्लासिफिकेशन से इसको
क्लासिफाई कर लेंगे डिजीज को, और अगर वो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में आ रहा है तो फिर तो हम इसको रीजनल की तरफ नहीं जाएंगे ना, फिर तो जीए की तरफ ही जाएंगे। बिल्कुल जीए की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। मतलब आपने रिस्क वर्सेस बेनिफिट है, आपने बता देना है कि फ्रेनिक नर्व की जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, न्यूमोथोरेक्स के इसमें एम्फाइसेमेटस बुल्ला है, तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड में चांसेस न्यूमोथोरेक्स के कम होते हैं, लेकिन स्टिल आप ये कह सकते हैं कि भाई इस पेशेंट में आप अवॉइड करेंगे रीजनल एनेस्थीसिया। अगर अच्छा अब यही इसी के अंदर मैं फीमर फ्रैक्चर कर दूं उसकी जगह, तो आप स्पाइनल लगाएंगे। अब हारिस चट्टा साहब आप बताइए कि ये पेशेंट को, यही सीओपीडी का पेशेंट है और उसकी फीमर फ्रैक्चर हो गई है। सर इसमें हम जो है ना स्पाइनल लगा सकते हैं, लेकिन यूनिलैटरल। बायलैटरल का ये होता है कि अगर ये हाई स्पाइनल या उसके जो अप जाएंगे तो उसका जो एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो पैरालाइज होने के चांसेस हैं, तो इसमें हम यूनिलैटरल स्पाइनल लगा सकते हैं, सिंपल स्पाइनल अवॉइड करेंगे। ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन आप इसमें जो हाई स्पाइनल बोल रहे हैं ना, वो जरूरी नहीं है हाई स्पाइनल। आप उसमें ये बोलेंगे कि जो लो थोरैसिक जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो स्पाइनल के अंदर ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। जी सर। तो ये पेशेंट डिपेंडेंट होगा उस पर, तो स्पाइनल के अंदर ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अच्छा, उसका अब अगला मेरा क्वेश्चन है कि ये एक पेशेंट है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे? So we'll start with the history, physical examination, and then laboratory investigations. ठीक है, हिस्ट्री में रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिन करने, उसमें पहले सर हम उसके सिम्टम्स पूछेंगे related to the respiratory system, that includes dyspnea. उसके बाद उसमें फंक्शनल कैपेसिटी का पूछेंगे, उससे कफ का पूछेंगे, रेस्पिरेटरी whether it's productive or non productive cough, और सर उसमें उसको ऑर्थोपनिया का पूछ सकते हैं साथ में, हिस्ट्री ऑफ एक्सर्बेशंस, और फिर उसके बाद हाँ बिल्कुल ठीक है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्सर्बेशंस और एनी हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस मैकेनिकल वेंटिलेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक्स, ठीक है। अच्छा देखो, आपने जहाँ बोला था ना देन फिर डिस्निया, उसकी डिस्निया के साथ एसोसिएटेड, जी आप सर। कहते हैं डिस्निया एंड एसोसिएटेड थिंग्स, उसके अंदर वो बिल्कुल ठीक ऑर्थोपनिया भी होगा, आ जाएगा, पीएनडी भी आ जाएगा। पीएनडी भी आ जाएगा। फिर उसके बाद सर उसकी ड्रग हिस्ट्री हम पूछेंगे कि व्हाट ड्रग ही इज टेकिंग टू कंट्रोल द हिज सिम्पटम्स। जब आप ड्रग की बात करें ना, तो आपने ड्रग के बारे में आप इस तरह बोले कि ड्रग which drug patient is taking, how is the control, and what complications or side effects patient is having with that medication, ठीक है। क्योंकि आपकी जो भी होगी ना दवाई, जैसे जो सीओपीडी की जी दवाइयों सर। की एनेस्थीसिया के साथ क्या रेलेवेंस होती है? सर जो सीओपीडी में तो हम ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर्स, पर्टिकुलरली उसमें हम एंटीकोलिनर्जिक्स हैं, साथ में बीटा 2 एगोनिस्ट हैं, इनहेल्ड स्टेरॉइड्स हैं, इनकी क्या एनेस्थीसिया से रेलेवेंस क्या है? रेयरली पेशेंट बीटा 2 एगोनिस्ट से तो सर कार्डिया करते हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट, स्टेरॉइड ले रहे हैं तो स्टेरॉइड रिप्लेसमेंट करनी होगी, स्ट्रेस डोज देना होगा। आगे समझ बात? हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोनेट्रीमिया के चांसेस भी होंगे, वो भी होंगे, और साथ आपने स्टेरॉइड रिप्लेसमेंट करनी है। बीटा 2 एगोनिस्ट है, तो बीटा 2 एगोनिस्ट की वजह से क्या हो सकता है? हाइपोकलीमिया होगा, ट्रेमर्स होंगे, टैकीकार्डिया होगा, हाइपोकलीमिया, टैकीकार्डिया, हाइपरग्लाइसीमिया। इसी तरीके से एंटीकोलिनर्जिक से भी टैकीकार्डिया हो सकता है, ठीक है। उसके बाद उसके जो क्रॉनिक मेडिकेशंस होती हैं, मोंटेलुकास्ट है, या उसका इतना ज्यादा रोल नहीं है। उसके अलावा मेडिकेशंस होती हैं सीओपीडी के पेशेंट में। सर अमाइनोफाइलिन ले सकते हैं सर।
अब आप ठीक है, ओके फाइन, वो अमाइनोफाइलिन के भी कोई इफेक्ट हो गया। अब आप एक इसमें चीज मिस कर रहे हैं, या सीओपीडी के पेशेंट्स के अलावा कोई मेडिकेशन ले रहे होते हैं? तो ले सकते हैं। राइट हार्ट फेलियर होता है इनमें। क्या ये पेशेंट हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते? जिनके अंदर कॉर पल्मोनरी डेवलप हो जाती है, या जिनके अंदर की रिस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो गई है, तो उसकी हार्ट फेलियर भी हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर पेशेंट डायबिटिक्स ले रहे होते हैं या हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। ठीक है, तो वो भी आपकी कंसर्न आ जाएगा। अच्छा, आपने इन्वेस्टिगेशंस बताई थी, इन्वेस्टिगेशंस कौन बताएगा और कोई बताएगा? सारे लोग पार्टिसिपेट करें, एक एक बात, दो दो बातें सारे बताएं। हारिस साहब बताएं, इन्वेस्टिगेशंस आप कौन कौन सी करवाएंगे? सर सबसे पहले तो मैं जो है ना चेस्ट एक्सरे कराऊंगा, उसके बाद सीटी स्कैन, फिर ठीक है, उसके बाद ईसीजी राइट हार्ट डिजीज को रूल आउट करने के लिए पीएफटी के सिंपल एक्सरसाइज टेस्ट और एबीजी। अच्छा, इसके अलावा एबीजीज नहीं करेंगे? एबीजीज बताइए सर, एंड बताइए एबीजीज। अच्छा, एबीजीज की क्या वजह होगी? एबीजीज से आपको क्या, एबीजीज करने का आपका क्या मकसद होगा? सर एक तो ये है कि हमें जो है ना रूम एयर में उनकी PO2 पता लगेगी पेशेंट की क्या है, और फिर हम उसके रिस्क असेसमेंट के लिए जितना PSU2 इंक्रीज होगा ना, उतनी उसकी मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये बात से ज्यादा रेस्पिरेटरी फेलियर इम्पोर्टेंट कुछ और। असेस करेंगे ना। और सर पोस्ट ऑप वेंटिलेशन इसको चाहिए होगी कि नहीं वो पता चलेगा। जितनी रिटेन की होगी ना उतना ज्यादा चांसेस हैं कि वो पोस्ट ऑप वेंट पे जाएगा। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप उससे सीओपीडी के ज्यादा पेशेंट्स तो क्रॉनिक रिटेनर्स होते हैं, उनका क्रॉनिक इतना ज्यादा वो नहीं होता। इस बात से नहीं होता, ये आप इररिलेवेंट बात बता रहे हैं। होता ये है कि अगर पेशेंट को नॉर्मल में 50 है उस मिसाल के तौर पे उसकी बेस लाइन, तो अब अगर आपने उसकी करके 30 कर दी तो वो मरीज उठेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही इसी इसी तरीके उनकी से आपने रेस्पिरेटरी अगर ड्राइव जो रिस्पिरेटरी ड्राइव उनकी टॉक्सिक होती है या हाइपरकार्बिक होती है? ठीक है, हाइपोक्सिक। तो आपने दोनों चीजों को ओवर करेक्ट नहीं करना। अगर आपने CO2 को आपने नॉर्मलाइज कर दिया तो मरीज रिस्पिरेटरी फेलियर में चला जाएगा, उठेगा नहीं। अगर आपने उसको PO2 बहुत ज्यादा दे दी और आपने उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दे दी, तो उसका हाइपोक्सी अगर करेक्ट हो गया तो वो भी मरीज नहीं उठेगा। ठीक है, इसके अलावा वेंटिलेशन में क्या और क्या एहतियात करनी होती है COPD के पेशेंट में? सर लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन करते हैं। पीक एयरवे प्रेशर का सर उसमें टाइडल वॉल्यूम जो है वो 6 to 8 ml per kg से देना होता है। और रेस्पिरेटरी लो टाइडल वॉल्यूम, लो टाइडल वॉल्यूम हाँ लो टाइडल वॉल्यूम देंगे। एयरवे और प्रेशर्स आपने नहीं बढ़ने देने। रेस्पिरेटरी रेट आपने उसका कम रखना होता है। और एक्सपिरेटरी टाइम ज्यादा देना होता है कि ऑटो पीप या डेवलप ना हो या पीक प्रेशर रेज ना हो। और उसके अलावा इन पेशेंट्स को डीप रखना होता है कि उसमें ब्रोंकोस्पैज्म का जो है वो रिस्क बढ़ जाता है अगर पेशेंट लाइट होगा तो। ठीक है, तो आपने इसके अलावा अब आपने एनेस्थीसिया से रेलेवेंस में बता देना कि आपने ऐसी मेडिकेशंस अवॉइड करनी है जो हिस्टामिन रिलीज करती हो। ऐसी मेडिकेशंस अवॉइड करनी है कि जिनकी वजह से अगर मिसाल के तौर पे पेशेंट का ऑलरेडी हार्ट रेट ज्यादा है, बीटा-2 एगोनिस्ट ले रहे हैं, तो आपने ऐसी चीजें, ऐसी दवाइयां अवॉइड करनी है कि जिनकी वजह से कैटेकोलामीन, इवन जो केटामीन कहा जाता है, केटामीन इज नॉट अ वेरी गुड चॉइस फॉर एज अ सोल एनेस्थेटिक। आप उसको एनाल्जेसिया के तौर पे दे सकते हैं किसी भी पेशेंट में, लेकिन सोल एनेस्थेटिक के तौर पे नहीं। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान में रखना है बात। और उसके अलावा और क्या चीजें, इंडक्शन एजेंट कौन सा देंगे, कौन सा नहीं देंगे? सर Propofol प्रोपोफॉल is safe to use, sir. एक मिनट, हेमोडायनामिकली स्टेबल है पेशेंट का। प्रोपोफोल देंगे और कौन सा नहीं देंगे?
आप लोगों ने थायोपेंटोन नहीं यूज किया, थायोपेंटोन से लाइट प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया के अंदर एयर में रिफ्लेक्सेस ब्लंट नहीं होते, तो उनकी वजह से लेरिंगोस्पैज्म ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इनहेलेशन एजेंट्स के अंदर आप कौन सा ज्यादा बेहतर होगा, कौन सा नहीं देंगे? इवोफ्लुरेन सर देना चाहेंगे, इसके अच्छा, और ब्रोंकोडायलेटर प्रॉपर्टीज हैं। देखो ना, अब आप सर इस तरह का आइसो जो देंगे, आइसोफ्लोरेन देंगे इसको। नहीं 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 आइसो नहीं, नहीं। है। एक सेकंड दानिश, आप मेरे सवाल का जवाब दें। आपने जो जुमला बोला है, क्या आपका ये जुमला ठीक था कि सीवोफ्लोरेन की ब्रोंकोडायलेटिक प्रॉपर्टी है, या बाकियों की नहीं है? बाकियों की भी है सर, इसकी रिलेटिवली ज्यादा भी, और दूसरा ये कि सर ये नॉन पंजेंट है, नहीं, तो ये लेरिंगोस्पैज्म और ब्रोंकोस्पैज्म के नहीं, चांसेस को कम कर देता हाँ है। नहीं नहीं, ये आपने ये स्टेटमेंट, जो पिछली स्टेटमेंट है उसको चेंज कर ले, क्योंकि वो स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है। तमाम इनहेलेशन एजेंट्स जो है वो डोज रिलेटेड ब्रोंकोडायलेटेशन करते हैं, ठीक है। जितना आप ज्यादा माइक रखेंगे उतना ज्यादा ब्रोंकोडायलेटेशन होगा। आइसोफ्लोरेन और डेस्फ्लोरेन इरिटेंट है, ठीक है। तो इस वजह से इतनी अच्छी चॉइस नहीं है आइसोफ्लोरेन एंड डेस्फ्लोरेन, ठीक है, स्पेशली इंडक्शन के लिए। जो आपने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, सीवोफ्लोरेन एंड हेलोथिन इज बेटर चॉइस, ठीक है। लेकिन सबसे बेहतर सीवोफ्लोरेन ही है, क्योंकि सीवोफ्लोरेन से जो हेलोथेन से पहले जमाने में, अब तो खैर हेलोथेन यूज ही नहीं होती, हेलोथेन की वजह से एरिथमियाज होने के चांसेस होंगे, ठीक है। लेकिन हेलोथेन से बहुत स्मूथ इंडक्शन होती है, तो इस हिसाब से वो अच्छी चीज है। अच्छा, एनाल्जेसिया में कौन सी मेडिकेशंस आप देंगे, कौन सी नहीं देंगे? सर पेंथेडिन, फैंटेनिल और अल्फेंटेनिल देंगे, मॉर्फिन अवॉइड करेंगे। अच्छा, मॉर्फिन क्यों अवॉइड करेंगे? सर हिस्टामिन रिलीज ज्यादा करवाएगी। ठीक है। अच्छा, ये तो ओपियाइड्स में हो गया ना। अब देखिए, यहाँ पाकिस्तान के एग्जाम के अंदर आप एल फेंटेनिल, सू फेंटेनिल का नाम जब तक वो आपसे कहे नहीं ना, तब तक आपके लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये अवेलेबल नहीं है ना। आपने ज्यादा से ज्यादा फेंटेनिल पाकिस्तान में अवेलेबल है तो आप फेंटेनिल का नाम ले लें, लेकिन ये एल फेंटेनिल, सू फेंटेनिल का नाम प्लीज ना लें, अनलेस वो आपको ना कहे, ठीक है। तो ये इस चीज को आपने जरा, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। एनसेट दे सकते हैं सीओपीटी में? जी, एनसेड सर दे सकते हैं आई गेस, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अगर इसमें एलर्जी नहीं, एनसेड कंपोनेंट है, अवॉइड करेंगे। एनसेट को आपने रिलेटिवली, इसमें ये सिर्फ है एनसेड कि और एस्प्रिन। अगर सर एलर्जी की, वो तो ज्यादा एस्थमा में ही नहीं हम अवॉइड करते, देखो वो आपकी बात ठीक है, बिकॉज़ उसमें एलर्जी कंपोनेंट होता है। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि अगर एलर्जी कंपोनेंट है ज्यादा, क्योंकि हो सकता है ना, इसमें हो सकता है कि इसके अंदर हिस्ट्री हो एलर्जी की, तो एनसेड्स को एनसेड्स को आप, क्योंकि एनसेड से एलर्जी होने के चांसेस होते हैं, तो ये एक पॉइंट है। पैरास्टामोल देंगे, आप नर्व ब्लॉक्स का नाम लें, ठीक है। इसके अलावा जो कॉमन है, अच्छा, इनकी इंडक्शन भी और एक्सट्यूबेशन भी आपने डीप प्लेन में करनी है या फुली अवेक करनी है, लाइट प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया में नहीं करना, ठीक है। प्री मेडिकेशन देनी है इस पेशेंट, प्री मेडिकेशन? सर सेडेटिव प्री मेडिकेशन तो अवॉइड करेंगे हम इनमें। क्यों? सर सेडेटिव प्री मेडिकेशन से अगर मिनट वेंटिलेशन कम होगी तो CO2 रिटेन हो सकती है सर। ठीक है, तो आपने क्या कॉशियसली आपने देना है। ठीक है सर, अभी हमने पहले एक चीज डिस्कस की, आपने सिनेरियो चेंज करके कहा था कि हम फॉर एग्जांपल इफ वी स्विच इट टू द कोई लोअर लिम्ब फ्रैक्चर पे चले गए, तो सर उसमें हमने फिर बात की कि स्पाइनल हम दे तो सकते हैं सर उसमें, ऑल्दो but it would be a better choice than GA because we are avoiding the complications which are related to the hyperactive airway when it comes to GA. Isn't it that case spinal would be a better option than GA, if not contraindicated for other reasons?
नहीं, आपने ये कहना है कि इसके अंदर दोनों के अंदर प्रॉब्लम है। स्पाइनल विल बी रिलेटिवली बेटर चॉइस, लेकिन फिर भी स्पाइनल लगाने कभी के बारे में भी आप बता दें कि पेशेंट इज एबल टू लाई फ्लैट ऑन द बेड, ओके, एंड यू आर ट्राइंग नॉट टू अचीव टू मच हायर लेवल। जैसे ही फीवर फ्रैक्चर के लिए कहाँ तक का लेवल चाहिए? जी हारिस छठा आप बता रहे थे, फीवर आप बता दो दानिश कहाँ तक? L1 नहीं, L1 तो बहुत नीचे। T10 तक चाहिए, T11 T12 T10 तक, हाँ, प्लीज, ठीक है। T11 T12। और आप ये कह सकते हैं कि आप सर्जन के साथ डिस्कस करेंगे कि वो क्या अप्रोच कर रहे हैं, उनकी उसकी इंसिजन कहाँ पे होगी, क्योंकि इंसिजन के हिसाब से ही होगा ना कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं। T10 हसाम थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से, ये कंफर्म कर लो, मेरा ख्याल है T10 ही है शायद, T11 है या T10 है, ठीक है। जी जीशान क्या ख्याल है, T10 होना चाहिए या T11 होना चाहिए? ये 11 T12 L1 यही है, T10 तक तो नहीं, वो तो यूरोलॉजी में चाहिए तो ऊपर तक। T10 थोड़ा सा हायर हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा देखो, सीओपीडी के बारे में अगर आप लोगों को टेबल वाइवे के अंदर इसी किस्म की चीजें पूछी जाएंगी, ऑप्टिमाइज कैसे करना है। अब एक क्वेश्चन रह गया इंपॉर्टेंट, तैयब आप बताने की कोशिश करो कि एक पेशेंट है सीओपीडी का, उसकी आपने सर्जरी करवानी है, आप उस पेशेंट के अंदर क्या क्या चीजों से ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होंगी आपके पास, क्या कुछ आप कर सकते हैं उसको? सर उसकी स्मोकिंग का पूछेंगे उससे पहले, वेरी गुड, अगर वो स्मोकिंग कर और रहा है तो सबसे पहले स्मोकिंग ओके, स्टॉप कराएंगे। उसके ठीक अलावा है, उसका आईवी हाइड्रेशन को मेंटेन करेंगे, चेस्ट ओके, फिजियोथेरेपी आप सजेस्ट करेंगे, और जिससे उसकी जो है वो ये हाइड्रेशन और चेस्ट फिजियो से उसकी सिक्रीशंस जो है वो कम, लोड कम करने की कोशिश करेंगे हम। और उसके अलावा ब्रोंकोडायलेटर्स उसको वो और देंगे, और और अगर कोई इन्फेक्शन का एलिमेंट है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स देंगे। और और अगर कोई कार्डिक उसका साथ इशू है तो कार्डिक स्टेबिलिटी की तरफ हम जाएंगे, उसमें आप डिजिटलर्स या डायूरेटिक्स या जो भी उसका इशू चल रहा है हार्ट करंट, फेलियर को, उस पे हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। हार्ट फेल आपने चेस्ट हार्ट फिजियो, फेलियर को ट्रीट करेंगे। एक आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हैं, इसको इंसेंटिव स्पायरोमेट्री कहते हैं, ठीक है। आपने उसके जी सर, स्पायरोमेट्री करेंगे। एंटीबायोटिक से इन्फेक्शन को ट्रीट किया, या अगर प्लूरल एफ्यूजन है तो उसको ड्रेन किया, उसके बाद आपने एंटीबायोटिक जी दिए, सर, स्टीरॉयड दिया, ब्रोंकोडायलेटर्स दिए, और डायूरेटिक्स दिए, हार्ट फेलियर का ट्रीट किया, ठीक है। और इसके ये सारी चीजें हो जी गई, सर, इसके अलावा भी एक दो चीजें और हैं। अगर उसका एल्ब्यूमिन लेवल लो है तो लो एल्ब्यूमिन लेवल इज अ पल्मोनरी रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो आपने उसके एल्ब्यूमिन लेवल्स को ठीक है करेक्ट सर, करना है, अगर आप उसका एल्ब्यूमिन कम है तो आप उसको ठीक है, एल्ब्यूमिन देंगे। उसके बाद आपने ठीक है सर, मिनिमम इन्वेसिव एनेस्थीसिया की टेक्निक यूज करनी है, ठीक है। जी सर, तो आपने उसमें मल्टी मोडल एनाल्जेसिया देना है, क्योंकि अगर ब्रेड स्टेकिंग होगी बिकॉज ऑफ स्प्लिंटिंग होगी और पेशेंट पूरी तरह ब्रीथ नहीं करेगा, तो उसके अंदर स्टेसिस होगा, यस सर, स्टेसिस की वजह से इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये यस क्वेश्चन सर, एग्जैक्टली मेरे से, यही सवाल मेरे से टेबल वाइवे में पूछा गया था, और ये हम 100% श्योर कि ये अभी भी पूछा जाता है, सीओपीडी के अंदर यही सवाल होगा। बाकी आप लोगों के लिए लॉन्ग केस में दानिश आप लोगों से ये सवाल पूछेंगे कि भाई सीओपीडी क्या होती है, सीओपीडी को आप कैसे, अच्छा आपसे मैं सवाल पूछूं व्हाट इज सीओपीडी, तो आप क्या जवाब देंगे? Sir, COPD is an obstructive airway disease which is characterized by expiratory airflow limitation leading to decreased FEV1 over FVC ratio. Its pathogenesis basically involves increased airway reactivity, hypersecretion, and hypertrophy of the submucosal glands. ठीक है,
अब देखो रियल टाइम में ना, अब आपने सही बताया ये, इन रियल टाइम के अंदर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। सवाल आपके, अगर आप इतनी लंबी डेफिनेशन बताओगे ना, तो आप उसकी डेफिनेशन के अंदर ही आपने बातें बताई हैं, आप एक सिर्फ चीज उसके अंदर ऐड कर लो कि इसके अंदर जो इसकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है, इधर इट इज in the form of chronic bronchitis or in the form of emphysema, ठीक है, and usually there is a बिल्कुल mixed ठीक है picture. सर। तो Usually there is a बिल्कुल mixed ठीक। picture. Either there is abnormal dilatation because of loss of elastic tissue, or there is chronic inflammation, infections, cough, sputum production, and damage to the airway. ठीक है, and there is always a reversible component and a irreversible component. ठीक है, क्योंकि whenever there is infection, there is damage to airway, collapse, and then fibrosis. तो फाइब्रोसिस की वजह से फिर वहां से लंग के फंक्शन वहां से डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाएंगे, गैस एक्सचेंज प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइपोक्सीमिया और हाइपरकार्बिया डेवलप होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका सीक्वेंस है। तो हर डिजीज, ये जो मैंने आपको भी एग्जांपल सीओपीडी की दी है, आपको हर डिजीज को ये आपका एक टारगेट है, प्रैक्टिस करें हर डिजीज को 2, 4, 5 अल्फाज के अंदर, पंजाबी जबान में या सराइकी जबान में या सिंधी जबान में, आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि इसका क्या जवाब देना है। ठीक है, उसके बाद वो आपसे वो उस टाइम पे लंग फंक्शन टेस्ट में उन्होंने बताया था, फिर मैं भूल गया आगे, उसको बीच में मिस कर गया। आपने इंटरप्रिटेशन के चेस्ट एक्सरे में आपको क्या फाइंडिंग मिलेगी, ईसीजी में आपको क्या फाइंडिंग मिलेगी, सीटी स्कैन में आपको क्या फाइंडिंग मिलेगी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंदर आप स्पायरोमेट्री के अंदर आपको क्या फाइंडिंग मिलेगी, रिस्ट्रिक्टिव वर्सेस ऑब्स्ट्रक्टिव को किस तरीके से करेंगे, लंग जो फ्लो वॉल्यूम लूप्स हैं उनके जरिए आपको पता चल जाएगा एक्सटेंट। ठीक है, और बेसिकली आपका टारगेट ये है कि आप रिवर्सिबल कंपोनेंट को ट्रीट करें, रिवर्सिबल कंपोनेंट को ट्रीट करें, और बाकी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है कि हम ऐसा एनेस्थीसिया देंगे कि जिसके अंदर मजीद फर्दर डिटेरियोरेशन ना हो, लेकिन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इस पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव आईसीयू या एचडीयू की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये सीओपीडी है पूरा। आपसे लॉन्ग केस में भी जब वो पूछेंगे तो आपने रैशनल के साथ बताना है। चेस्ट अगर आपसे पूछे ना इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे, तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए, चेस्ट एक्सरे टू सी दिस, सीटी स्कैन टू सी दिस, CBC to see any infection, and there will be polycythemia. So because of polycythemia, this patient is at risk of embolism because blood is very, viscosity is very high. ठीक है, अगर उसके अंदर कोई जो है आपकी एलर्जी का एलिमेंट है तो उसके अंदर यूसिनोफिल्स वगैरह भी ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, जो स्टीरॉयड, अगर क्रॉनिक पेशेंट स्टीरॉयड्स पे है तो उसकी वजह से ओबेसिटी डेवलप हो सकती है, ओएसए डेवलप हो सकता है, और जो क्रॉनिक स्टीरॉयड के जितने जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे उस वक्त जिक्र किया था कि स्टीरॉयड्स की आपने रिप्लेस करनी है। तो ये सारी चीजें होंगी सीओपीडी, और इसके अंदर आपको इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की, चेस्ट एक्सरे की, एबीजीज की। एबीजीज आपने बोला है तो आपने ये बताना है कि आपने बेस लाइन देखना होगा कि उसका बेस लाइन क्या है, क्योंकि आपने उस बेस लाइन के करीब करीब रहने की कोशिश करेंगे। अगर आपने ओवर करेक्ट कर दिया तो पेशेंट विल बी इन ट्रबल। ठीक है, ये बात हो गई। इसके अलावा जो इसी से रिलेटेड ही आगे जो चीज़ें हैं ना, कि वो प्लूरल एफ्यूजन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि प्लूरल एफ्यूजन जो है वो ट्रांसुडेटिव होती है, एक्सुडेटिव होती है, मुझे हर दफ़ा भूल जाता है। बहरहाल तो आपको वो उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, वो आपसे लॉन्ग केस में पूछ सकते हैं ट्रांसुडेटिव और एक्सुडेटिव। ठीक है, किसी को याद है तो बताए क्या डिफरेंस होता है ट्रांसुडेटिव और एक्सुडेटिव में? सर बोले बोले बोले। यस, तैयबा बोल रही थी। सर जो exudative infusions है ना, basically they are rich in proteins compared to the transudative ones, और उनकी जो pathophysiology basically involves the increased capillary permeability that leads to the formation of effusions. तो हम Light's criteria use करते हैं particularly in case of pleural effusions to differentiate between the exudative and transudative effusions, और उनकी causes differ करती हैं। तो एक और मेजर डिफरेंस ये है कि जो एक्सुडेटिव, जी सर, उसमें ये कि जो ट्रांसुडेटिव होती है ना, दे आर मोर लाइकली बिकॉज ऑफ अ सिस्टेमिक कॉज, फॉर एग्जांपल CHF, CLD और chronic renal failure, and they are bilaterally present rather than unilateral in most of the exudative effusions ना। मतलब एक इन्फेक्टिव है, एक ओवरलोडेड स्टेट है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। ठीक है, तो आप उसको बेसिकली उसको फिर आप उसके
उसकी स्क्रीनिंग कर लेंगे आप, उसकी वो जो है कल्चर उसका कर सकते हैं आप, उसके मतलब लाइक ये आपका एक, आप उसमें चेस्ट ट्यूब डालने की भी जरूरत पड़ सकती है या पिग टेल्स डालने की जरूरत पड़ सकती है। वो लंग अल्ट्रासाउंड के जरिए भी अगर आप इंटरप्रिटेशन करना चाहें तो लंग अल्ट्रासाउंड भी एक रिसेंट मोडालिटी के अंदर, वो क्या कहते हैं पोकस, ये आपसे अच्छा पता है, ये पोकस जो है ना आजकल बहुत जिक्र आ रहा है इसका। तो कोई अगर किसी एग्जामिनर के दिमाग में ये नाम आ गया था तो वो पूछेंगे आप लोगों से ये पोकस क्या चीज होती है। एकदम से मुझे नाम याद आ गया है, व्हाट इज पोकस? किसी ने सुना है नाम पोकस का? पॉइंट ऑफ नहीं सर, नहीं केयर सुना, आप कुछ अल्ट्रासाउंड, पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड। पॉइंट ऑफ केयर चाहिए अल्ट्रासाउंड, L1 तक। ठीक है। तो पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड जो है ना वो एक ऐसा बर्निंग टॉपिक है जो बहुत आजकल इन हो रहा है उसको इन बोलेंगे, आजकल बहुत इन हो रहा है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ केयर बाय द वे, चले ये इसके बारे में दो बातें। पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड में क्या कुछ दे सकते हैं, कोई दिमाग में आता है आपके दानिश या हारिस? पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड जी सर, जी इसमें बताएं। हम जो है ना बेसिकली चेस्ट में हम इसमें निमोथोरेक्स देख सकते हैं, पल्मोनरी एडिमा देख सकते हैं। इसके अलावा ये एम्फीजीमा या जो एम्फीजीमा के अंदर बुला फॉर्मेशन है ना उसको देख सकते हैं। ये हो गया चेस्ट का। और उसके बाद हम इससे जो है ना फूड स्टेटस ऑफ द पेशेंट देख सकते हैं आईवीसी के थ्रू। और बाकी भूल गया सर, इतना ही याद है। मतलब आप बेसिकली आप इसको अलग अलग सोचे ना, पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड से आप गैस्ट्रिक वॉल्यूम देख सकते हैं, आप एंडोट्रेकियल ट्यूब की पोजीशन देख सकते हैं, आप एनजी ट्यूब की पोजीशन देख सकते हैं। पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड से आप स्पाइन की एनाटॉमी देख सकते हैं। पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड से आप लाइंस के अंदर हेल्प ले सकते, सारा पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड है, ठीक है ना। दिस इज ऑल पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड, ठीक है। फ्लूइड स्टेटस देख सकते हैं, ठीक। एनीवेज, तो मेरे ख्याल है आज के लिए अभी इतना काफ़ी है, ठीक है। तो आप लोगों को बस ये रिक्वेस्ट है कि बोलने की प्रैक्टिस करें, और कल इंशाल्लाह कुछ मजीद सिनेरियोज भेजेंगे जो ग्रुप में मौजूद हैं, वो प्लीज़ आप लोग सिनेरियोज के आंसर दें, बेशक गलत दें। देखिए गलत देंगे तो सही होगा ना, ठीक है, गलत देंगे जवाब तो सही होगा। अगर आप इसी इंतज़ार में बैठेंगे या इसी में आप सोचते रहेंगे कि मैं किताबें पढ़ लूँ और किताबें पढ़ के, आप मुझे बताइए जो डिस्कशंस किए हैं ये किस किताब में लिखी हुई है? ये बातें जो मैंने की हैं आपसे, ये किस किताब में आपको लिखी हुई मिलेंगी? सर हम किताब पढ़ तो लेते हैं, उसमें से उस वक्त हमें चीजें याद रह जाती हैं, बट जब तक हम उनको प्रैक्टिस नहीं करते, रिकॉल नहीं करते ना, तो वो जी ज़हन नशीन नहीं होती हैं। अब ये शायद हमने बहुत दफा COPD पढ़ा होगा किसी भी किताब से, जी तो लेकिन वो चीजें उस तरह याद नहीं रहती हैं जब तक आप उसको बोलते नहीं है या रिवाइज नहीं करते हैं ना। दानिश, वो एक रीजन ये भी होती है, और दूसरी बात ये है कि जो किताब आप लोग पढ़ते हैं उस किताब के अंदर ऐसा पैटर्न ही नहीं है कि आपको ये चीजें समझ आए। आप लोगों को एक ज़हन में रखें बात, एग्जाम के अंदर किताब के अल्फाज से जितना हटेंगे ना आप, उतना आपका वाइवा अच्छा होगा। जितना आप किताब के अल्फाज को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे ना, उतना आप फंसेंगे, ये याद रखें। क्योंकि किताब के अल्फाज वहां पर आपको तोते की तरह नहीं याद आएंगे, और आपके कहीं पे थोड़ी सी फ्लुस्ट लगा और कहीं पर आपके गरारी उतरी तो आप फंस जाएंगे। अगर आपको वो चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप बहुत आराम से उस चीज को एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि वो लोग काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं वाइवे के अंदर। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। अल्लाह फिर मजीद कल सिनेरियोस डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स अलॉट फॉर योर प्रेजेंस। और मैं फिर रिपीट करूंगा इसी बात को जो कल भी मैंने कहा था, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज करें। जितना ज़्यादा एक्सपोज करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। और हसाम भली साहब के लिए स्पेशल थैंक्स कि आज बड़ा मुबारक दिन है कि हसाम भली साहब ने हमें ज्वाइन किया है ठीक है ना, ब्लडी सिविलियंस को। ओके भाई, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।